हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सफिशिएंट कंडीशन और कॉन्फॉर्मल मैपिंग। इससे जो पहले वीडियो था उसमें देखा था कि कोई भी आपकी मैपिंग दे रखी है, कोई मैपिंग अगर आप डिफाइन है तो वो मैपिंग आपकी कॉन्फॉर्मल मैपिंग कब होगी, कि अगर उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपके पास में एक मैपिंग डिफाइन है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में एक मैपिंग है आपके पास में, तो ये मैपिंग कॉन्फॉर्मल कब होगी आपके पास में, अनुकूल कब होगी आपके पास में, कि अगर आपके पास में यहाँ कोई दो कर्व दे रखे हैं C1 और C2 और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और यहाँ पे आपके दो कर्व हैं गामा 1 और गामा 2, इनके बीच में भी एंगल अगर थीटा है, तो इस एंगल के आपके पास में परिमाण और दिशा दोनों अगर सेम है, परिमाण और दिशा साथ में, देखो जेड नोट यहाँ पे है, डब्ल्यू नोट कोरस्पॉन्डिंग समवर्ती सभी की इमेज इसके अंदर है, तो अगर थीटा की जो दिशा और क्या है परिमाण दोनों अगर आपके पास में है, परिवर्तित है, दोनों अगर परिवर्तित रहते हैं तो ऐसे मैपिंग क्या होगी, आपकी कॉन्फॉर्मल मैपिंग होगी। अब इस कॉन्फॉर्मल मैपिंग होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन आपकी है वो क्या है, इसकी ये हम निकाल रहे हैं कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर W इक्वल f ऑफ z टू रिप्रेजेंट ए कॉन्फॉर्मल मैपिंग आपके पास में, जो f ऑफ z है कॉन्फॉर्मल मैपिंग रिप्रेजेंट करने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है आपकी वो क्या है, इसकी देखो दोनों क्या दे रखी है कि W इक्वल f ऑफ z का एक डोमेन D में, z प्लेन के रीजन D में एक एनालिटिक फंक्शन है आपके पास में, एक एनालिटिक फंक्शन है, ये भी माना कि D में जो एड्रेस z है वो क्या है, नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ वैल्यू है आपके पास में, ये नॉट इक्वल क्या है 0, तब मैपिंग W इक्वल f ऑफ z रीजन D में क्षेत्र D के प्रत्येक पॉइंट पर कॉन्फॉर्मल है आपके पास में, उस मैपिंग को क्या करना है, कॉन्फॉर्मल सिद्ध करना है आपको। इसका मतलब दोनों जो एंगल आपके पास में देख रहे हो आप, एक तो W प्लेन में और एक z प्लेन में, तो वो एंगल क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए आपके पास में। तो देखो यहाँ पे आपके पास में मान लीजिए ये आपकी एक जेड प्लेन है और ये आपकी डब्ल्यू प्लेन है, यहाँ पर कर्व है दो कर्व C1 और C2, ये और ये का बिंदु है जेड नोट। यहाँ देखिए ये आपकी एल एक्सिस के साथ में एंगल बना रहे हैं, ये α1 और ये एंगल बन रहा है आपका α2, यानी कि जो जेड नोट बिंदु है ना, जेड नोट बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, जेड नोट बिंदु है यहाँ से स्पर्श रेखा की 24 एक्सिस पे दोनों कर्व से, तो वो क्या बना रही है आपके पास में, दो एंगल α1 और α2, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके पास में एक तो है गामा 1 और दूसरा है गामा 2, यहाँ से अगर आप क्या लोगे और दूसरा यहाँ लोगे तो ये बना रही है आपके पास में β1 और ये क्या हो जाएगा आपका β2, β1 और β2, तो एक एंगल तो क्या बना दिया α1 α2, और दूसरा जो एंगल है आपके पास में वो क्या होगा आपके पास में β1 और β2 एंगल आपके पास में, ये β1 हो गया, ये β2, ये आपका रियल एक्सिस है आपके पास में, कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस आपके पास में है। इसके साथ में ये जो कर्व है गामा C1 C2 जो α1 α2 बना रहे हैं, इनकी जो टेंजेंट लाइन है वो इन कर्व की जो टेंजेंट लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ में β1 और β2 कौन बना रही है आपके पास में। जेड नोट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ बिंदु है वो डब्ल्यू नोट है, यहाँ आपके C1 कर्व पर एक बिंदु है Z1, उससे कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर है W1 और यहाँ है आपका Z2, तो यहाँ हो जाएगा आपका W2 आपके पास में। अब अगर इनसे आपके पास में अलग अलग एंगल होंगे और ये अगर जीरो की ओर अग्रसर होते हैं तो यहाँ पे इनसे जो आपके पास में एंगल बन रहे हैं वो एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इससे, इसका मतलब अगर इनके बीच की दूरी आपके पास में r है, तो अगर r 0 की ओर टेंडेंट होगा तब अगर इसके लिए अपने θ1 खोल लें तब वो θ1 किसकी ओर हो जाएगा, α1 की ओर अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि Z1 Z2 के जो बिंदु आपके हैं तो वहाँ पे टेंजेंट अलग बनेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, एंगल अलग होगा आपका। मान लीजिए यहाँ पे θ1 एंगल है, लेकिन अगर r आप टेंडेंट क्या करेंगे, 0 की ओर टेंडेंट करेगी, तो जो θ1 है वो α1 में और θ2 किसमें हो जाएगा, α2 में आपके पास में। इनके बीच की दूरी मान लीजिए आपके पास में क्या मान रहे हैं, स्मॉल r है, और वहाँ पर मान लेते हैं आपके पास में कोई भी लैम्डा है, 1 मान लीजिए, लैम्डा 1 मान लीजिए। अब देखिए आपके पास में थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, तो माना आपके पास में क्या है, एक तो लिए जेड प्लेन और एक लिए अपने डब्ल्यू प्लेन आपके पास में, तो माना जेड प्लेन
में दो डिफरेंशिएबल कर्व है C1 एंड C2 है आपके पास में। दो डिफरेंशियल कर्व कौन से हैं? C1 C2 है, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु Z0 है। क्या दे रखा है? प्रतिच्छेद क्या दे रखा है? इनका Z0 दे रखा है तथा इस पॉइंट Z0 पर आपके पास दो टेंजेंट आ रही है आपके पास में। Z0 पर दो निश्चित स्पर्श रेखाएं आपके पास में, पर दो निश्चित स्पर्श रेखाएं आपके पास कौन सी है? दो टेंजेंट है जो रियल एक्सिस आते हैं। इसी स्पर्श रेखाएं हैं जो रियल एक्सिस के साथ α1 व α2 कोण बनाती है आपके पास। कितना कोण बना रही है? α1 और α2 कोण बना रही है आपके पास में। तथा Z1 और Z2 कर्व C1 व C2 पर कोई दो बिंदु है जो Z0 से R दूरी पर है। तो क्या दे रखे हैं? Z0 से R दूरी पर दे रखे हैं आपके पास में। समान दूरी है। R कितनी है आपके पास में? जो Z0 से समान दूरी R पर है आपके पास में। दोनों की बीच की दूरी क्या है आपके पास में? समान है। जो कितनी है आपके पास में? R है। तब आपने माना इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है Z के रूप में कि R की पावर i था। तो यहाँ आपका लिखोगे तो R दूरी कितनी है आपके पास में? Z माइनस Z1। तो यहाँ से देखो लिखोगे पहले Z माइनस Z0, तो R की पावर आयोटा θ1। ये जो वैल्यू बनाएगा वो कितना बनाएगा आपके पास में? θ1 और Z2 बनाएगा θ2। फिर अगर ये 0 सेकंड होता है आपके पास में, ठीक है, यहाँ से आपके पास में माना हमें क्या मान लिया? Z1 माइनस Z0 इक्वल क्या हो गया? R की पावर आयोटा θ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? Z का Z इक्वल R की पावर आयोटा θ। θ1 के Z1 के लिए क्या ले लिया? θ1 एंड Z2 माइनस Z0 लेंगे R की पावर आयोटा θ2। क्या बना रहे हैं? θ1 इनको बना रहे हैं। और अगर ये R है दूरी आपके पास में क्या होगी कि जब R टेंडेंट टू 0 तब आपका क्या होगा कि जो θ1 है वो α1 में और जो θ2 है आपके पास में वो α2 में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास की ओर टेंडेंट करेगा आपके पास। θ1 है वो क्या करेगा? α1 की ओर, और θ2 है आपके किसी करेगा? α2 की ओर टेंडेंट करेगा आपके पास। अब ये तो आपके Z प्लेन के लिए लिया गया उसमें, तथा आपके पास क्या दे रखा है कि मानो तो आपके पास में Z0 बिंदु है, इसके समवर्ती बिंदु W प्लेन में क्या दे रखा है? W0 आपके पास में। तो माना जैसे हम इसके लिए लिया सेम वैसे किसके लिए लेंगे? W प्लेन के लिए लेंगे आपके पास में। तो माना बिंदु Z0 के समवर्ती बिंदु क्या दे रखा है? बिंदु W प्लेन में क्या दे रखा आपके पास में? Z0 है। माना बिंदु Z0 के समवर्ती बिंदु W प्लेन में क्या है? W0 है आपके पास में। और Z1 और Z2 बिंदु के समवर्ती बिंदु कर्व Γ1 एंड Γ2 पर W1 व W2 है आपके पास। दोनों कर्व को क्या दे रखे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग बिंदु W1 और W2 है आपके पास में। जो कौन से कर्व पे है? Γ1 और Γ2 पे। ये Γ1 और Γ2 कर्व है आपके पास में, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? C1 और C2 के आपके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, यानी कि उसके समवर्ती कर्व होंगे आपके पास Γ1 और Γ2 आपके पास में। तथा तो ये क्या हो गया आपके पास? W1 W2 इसका हो गया। तो जैसे आपके पास में आता है यहाँ पे अगर आप लोगे कि यहाँ क्या है आपके पास W प्लेन के लिए, जैसे आपने क्या माना है Z1 माइनस Z0 करना है, वैसे ही क्या हो जाएगा W प्लेन के लिए क्या हो जाएगा? W1 माइनस W0 यहाँ पे R की जगह ले लिया λ1 e की पावर आयोटा phi1, और W2 माइनस W0 क्या हो जाएगा आपके पास में? λ1 की पावर आयोटा phi2।
तो क्या हो गया आपके पास में फाई 1 एंगल ले लिया, दूसरा क्या ले लिया आपने फाई 2 एंगल ले लिया आपके पास में, क्योंकि ये जो मैप हो रहा है आपके पास में W1 मैप हो रहा है Z1 मैप W1 पर, Z2 W2 पर हो रहा है आपके पास में, Z0 हो रहा है W0 पर, और जो कर्व आपका C1 है वो गामा 1 पर और C2 है वो कहाँ पर है गामा 2 पर आपके पास में। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपने क्या ले ली है W1 माइनस W0 और W2 माइनस W0 आपके पास में। अब देखिए नेक्स्ट आगे, क्योंकि आपका कर्व दे रखा है, सॉरी जो आपके फंक्शन दे रखा है f ऑफ z, वो क्या दे रखा है, ये एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन आपका एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वहां पे एग्जिस्ट होगा आपके पास में। ये फंक्शन आपका क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन आपका क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। तब कि जो एवरेज जेड होगा वो क्या होगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा आपके पास में। चूंकि आप जानते हो कि अगर आपके पास में फंक्शन एनालिटिक है तो उसमें इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जिस्ट होता है आपके पास में। तो यहाँ पे दे रखा है क्योंकि आपका एफ ऑफ जेड पॉइंट जेड नोट पर, एफ ऑफ जेड दे रखा है पॉइंट जेड नोट पर क्या है आपके पास में, पर किसी बिंदु पर क्या है इसके एनालिटिक, तो माना आपके पास में क्या है, एफ ऑफ जेड पॉइंट जेड पर क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन है आपके पास में, तथा एफ ऑफ जेड क्या है आपके डिफरेंशिएबल भी है, क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव है एवरेज क्या होगा आपके पास में, आर एग्जिस्ट, एवरेज क्या होगा आपके पास में, एग्जिस्ट होगा आपके पास में। क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वहां पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास में, एग्जिस्ट होगा। यहाँ हमने दिया है z1 माइनस z0 r e की पावर आइटा थीटा 1 और z2 माइनस z0 r e की पावर आइटा थीटा 2, तो कॉरस्पॉन्डिंग w के लिए लिया है ये। देखिए आपका एवरेज क्या होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट होगा तो क्या होगा आपके पास में, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एवरेज z0 कौन से बिंदु पर हो रहा है, ये z0 पर, तो लिमिट z टू z0, बट डेफिनेशन से क्या आएगा आपके पास में, ये f ऑफ z1 माइनस भाई कौन से बिंदु पर आपके पास z0 पर है, तो z0 अपॉन क्या हो जाएगा, z माइनस से, तो ये z1 माइनस क्या हो जाएगा, z0। तो कौन फंक्शन के लिए ले रहे हैं, पहले z1 के लिए ले रहे हैं, और किस बिंदु पर है आपका, z0 बिंदु पर है आपके पास में, और वो क्या है, इसका डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, लिमिट z1 डैश टू z0, f ऑफ z हो गया z1, और ये हो गया आपके पास में z0 अपॉन, सॉरी इसकी जो f1 z1 की इमेज हो जाएगी w1, और ये हो जाएगा आपके पास में w0 अपॉन z1 माइनस क्या हो जाएगा, z0 लिमिट। अब देखो w1 माइनस w0 की जो वैल्यू है आपके पास में, लैम्डा e की पावर क्या है, आयोटा फाई 1 आपके पास में, तो ये हो जाएगी आपके पास में इसकी वैल्यू है लैम्डा 1 e की पावर आयोटा फाई 1, और ये हो जाएगा आपके पास में r e की पावर आयोटा थीटा 1, क्योंकि r है लिमिट, तो लिमिट क्या चेंज होगी आपके पास में, r डैश टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, इसको आप चेंज करोगे क्या जाएगा, लिमिट r डैश टू 0, लिमिट ये रहेगा आपके पास में कि लिमिट r डैश टू 0 लैम्डा 1 अपॉन r e की पावर आयोटा फाई 1 माइनस थीटा 1, क्या हो गया आपके पास में, फाई 1 माइनस थीटा 1, क्योंकि e की पावर कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर, और लैम्डा 1 अपॉन क्या रह गया r, और इक्वल में क्या दे रखा आपके पास में, एवरेज z0 आपके पास में। ये पूरी जो वैल्यू आपके पास में किसकी इक्वल हो जाएगी, एवरेज z0 के आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, एवरेज z0 इक्वल लिमिट r डैश टू 0 लैम्डा 1 अपॉन r e की पावर आयोटा फाई 1 माइनस थीटा 1। अब चूंकि आपके पास में क्या दे रखा है, जो आपका एवरेज z0 है, किसी बिंदु पर एवरेज z0 क्या दे रखा है, नॉट इक्वल, तो माना आपके पास में एवरेज z0 क्या होगा आपका, लैम्डा e की पावर आयोटा फाई, लैम्डा इक्वल क्या मान लिया इसको, आयोटा फाई, ये नॉट इक्वल 0 है आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ऐसे 0 मान लेते, क्या मान लिया आपने, इसको माना आपके पास में कि f ऑफ z0 क्या हो जाएगा आपके पास में, लैम्डा e की पावर आयोटा फाई, ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर आयोटा फाई आपके पास में।
तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया कि एफ जेड नॉट है वो क्या दे रखा आपके पास में ये, क्योंकि आपके जेड नॉट क्या है जीरो के इक्वल नहीं है यानी कि नॉट इक्वल जीरो है, तो हमने क्या मान लिया कि एफ लेमडा की पावर आल्फा फाई क्या होगा एफ जेड नॉट के बराबर होगा आपके पास में। अब यहाँ से आपके पास में लेना दिया जाएगा लेमडा की पावर आयोटा फाई इक्वल हो जाएगा लिमिट r डैश टू 0 लैम्डा 1 अपॉन r e की पावर आयोटा फाई 1 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा फाई 1 माइनस थीटा 1 आपके पास में। तो यहाँ से क्या आ गया आपकी लैम्डा, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट r डैश टू 0 लैम्डा 1 अपॉन r। अगर ये आपके पास वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू जाएगी आपकी लैम्डा जेड नॉट बार इनकी कांस्टेंट वैल्यू होगी आपके पास में आपके लिए। दूसरा दादा यहाँ अगर फाई है तो फाई पर क्या हो जाएगा लिमिट r डैश टू 0 फाई 1 माइनस थीटा 1। यहाँ से क्या आ गया वैल्यू क्या होगी आपके पास में एवरेज जेड नॉट का मोड होगी आपके पास में, तब आपके पास क्या होगा फाई इक्वल क्या होगा लिमिट r डैश टू 0 थीटा 1 फाई 1 माइनस थीटा 1। अब आपको पता है कि जब आपका r डैश टू 0 करता है जब फाई 1 डैश टू करेगा बीटा 1 की तरफ और थीटा 1 डैश टू करेगा आपका अल्फा 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में कि फाई इक्वल हो गई क्या हो गया आपका बीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा 1। तो यहाँ से बीटा 1 क्या आ जाएगा अल्फा 1 प्लस फाई, बीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में अल्फा 1 प्लस फाई आ गई आपके पास में। इसी प्रकार तो बीटा 2 की वैल्यू जाएगी वो क्या हो जाएगी अल्फा 2 प्लस फाई, क्योंकि आपके पास जो एंगल क्या आ गया आपके पास में बीटा करोगे कि जो बीटा 1 बीटा 2 क्या है वो अल्फा 1 प्लस फाई और अल्फा 2 क्या है प्लस फाई। फाई आपको कांस्टेंट मान है आपका। अब आगे आपके पास में यहाँ से क्या मिल गया आपको बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू मिल गई आपके पास में। तो हम देखते हैं कि जो कर्व आपका क्या दे रखा है गामा 1 गामा 2 की प्रतिच्छेद बिंदु W नोट पर निश्चित स्पर्श रेखाओं है जो वास्तविक सीधा क्या बना रही है, कहते हैं कि कर्व गामा 1 एंड गामा 2 के प्रतिच्छेद बिंदु W नोट पर प्रतिच्छेद बिंदु आपका दे रखा है W नोट पर निश्चित स्पर्श रेखाएं नोट पर स्पर्श रेखाएं जो रियल एक्स के साथ क्या बना रही है के साथ अल्फा 1 प्लस फाई एंड अल्फा 2 प्लस फाई कौन बनाती है। और वहाँ क्या बना रही थी अल्फा 1 और बीटा 1 और यहाँ अल्फा 1 और गामा 1 सॉरी फाई 1 और फाई 2 आपकी बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा आपके पास में कि वहाँ बना रही थी जो आपके जेड प्लेन के अंदर जो बना रही है वो बना रही है आपके पास में अल्फा 1 अल्फा 2 और यहाँ डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या जाएंगे वो कौन आपके पास में जो बीटा 1 आपके पास में और जो बीटा 2 आपके पास में है वो क्या हो गया आपका अल्फा 1 प्लस फाई और अल्फा 2 प्लस फाई आपके पास में है। फाई है जो फाई एंगल है आपके पास में वो किसके लिए बनाया हमने किसके लिए बना था आपके पास में कि जो एवरेज जेड नोट इक्वल क्या है आपके लैम्डा e की पावर आटा फाई यानी कि किसके साथ बना रही है फाई कोण। ये जो वेरिएबल है वो क्या बनाया था फाई कोण आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया ये दोनों एंगल आ गए अल्फा 1 प्लस फाई और अल्फा 2 प्लस फाई आपके पास में। तो अच्छा यहाँ से आपके पास देखिए ये आपके पास एंगल अल्फा 1 ये बीटा 1 का आ गया और ये बीटा 2 की वैल्यू आ गई आपके पास में यानी कि ये तो आपके पास में बीटा 1 और ये क्या है बीटा 2। अगर आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या करोगे इक्वेशन सेकंड तो यहाँ से जाएगा बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल अल्फा 1 प्लस फाई माइनस अल्फा 2 माइनस फाई। तो यहाँ से जाएगा बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल अल्फा 1 माइनस क्या आ गया आपके पास में अल्फा 2 या इसका आप लिख सकते हो बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 आपके पास में यानी कि दोनों कोणों का जो अंतर है वो आपके पास में क्या है सेम आया है। अतः यहाँ से क्या आ गया आपके पास में बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल क्या हो गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो क्या हो गया आपके पास में आता है गामा 1 एंड गामा 2 के प्रतिच्छेदी कोण
वही है, प्रतिच्छेदी कोण क्या है, वही है जो वक्र C1 और C2 का है आपके पास में, जो वक्र C1 एंड C2 का है आपके पास में। क्या देखा है, गामा 1 और गामा 2 का जो प्रतिच्छेद कोण है वही है जो कब वक्र C1 और C2 का आपके पास दे रखा है, यानी कि आपके इन दोनों का जो अंतर है वो क्या आ गया आपके पास में, सेम है। अगर आपके पास अंतर सेम है इसका मतलब जो कोण इसके है वो भी कोण इसके दे रखे हैं आपके पास में, इसका मतलब इन कोणों का जो परिमाण और दिशा है वो दोनों क्या हो गई आपके पास में, बराबर हो गई। परिमाण क्या हो गया बराबर, तथा दोनों की जो दिशा है आपके पास में, तथा दोनों कोणों की आपके पास क्या दे रखी है, दिशा भी क्या दे रखी है आपके पास में, सेम दे रखी है, तथा दोनों कोणों की दिशा भी समान है आपके पास में। और दोनों कोण क्या दे रखे हैं, C1 और C2 और गामा और गामा 2 के अंदर कोण है दोनों का अंतर क्या आ रहा है, बराबर है। इसका तो दोनों परिमाण में क्या है आपके पास में, बराबर है। और साथ में जो दिशा है, दोनों की दिशा क्या दे रही है आपके पास में, सेम है। तो अगर आपके पास में परिमाण और दिशा दोनों सेम हो जाती है तो वो आपकी जो मैपिंग होती है वो कौन सी होती है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग होगी आपके पास में। आता है W = F of Z, W = F of Z दे रखा आपके पास में, और रीजन डी में क्या करेगा, ये कॉन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में। एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग को क्या करता है आपके पास में, हमसे कि जो F of Z है क्या करेगा, कॉन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में, रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में। क्यों आपके पास देखो यहाँ से जो आप दोनों एंगल्स का जो आपके पास में अंतर है दोनों का वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है आपके पास में। α1 - α2 कर लीजिए आप, α2 - α1 कर लीजिए, दोनों क्या आ रहा है, β2 - β1 के बराबर आ रहा है। और ये ऊपर वाला आ जाएगा आपका α1 - α2 के बराबर हो गया β1 - β2, और α2 - α1 करते हैं तो β2 माइनस क्या हो जाएगा, बीटा आपके पास में। दोनों की आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, इधर इधर डायरेक्शन चेंज हो रही है आपके पास में, दोनों का जो अंतर है वो भी क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब उनका परिमाण और दिशा क्या रहेगी, दोनों की समान रहेगी। अगर परिमाण और दिशा दोनों की समान है तो वो एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में। तो हमने आज देखिए कोई भी कि अगर आपके पास में कॉन्फॉर्मल मैपिंग है तो उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या थी आपके पास में। कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है आपके पास में, कोई भी फंक्शन दे रखा है, फंक्शन आपका कॉन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है या नहीं आपके पास में, उसके लिए क्या देखी है आपकी, इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन कि अगर उनका एंगल है वो क्या होना चाहिए आपके पास में, परिमाण और दिशा में समान होना चाहिए, तो वो आपका फंक्शन क्या करेगा, एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।